हेलो डिग्री स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। आज यहां पर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए उसके आगे का क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब यहां पर हम लोगों बढ़िया ढंग से सारे क्वेश्चन को डिटेल तरीके से देखेंगे हम लोग। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि हम बस क्वेश्चन और उसका आंसर देख लें, क्योंकि हमें पता है कि जरूरी नहीं कि यहां पर जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बट लेकिन कॉन्सेप्ट वो तो हट नहीं सकता ना। अगर एक क्वेश्चन के माध्यम से उसकी पूरी की पूरी डिटेल को समझते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा दे, ऑप्शन चेंज कर दे या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बदल दे तो भी आप उसका आंसर आसानी से कर देंगे। और यही हमारा टारगेट होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो हम उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं ताकि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो उसी चीज को हम आगे लेकर बढ़ते बच्चों। तो यहां पर लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था वो इस क्वेश्चन के बारे में देखा था और आप लोगों से मैंने बोला था कि आप इसका आंसर देना, यह आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्लास में बाकी हम सभी ग्रहों के जो रिवॉल्यूशन पीरियड होते हैं, जो परिक्रमा करने का समय होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलो बच्चों एक बार यहां पर बताएंगे जिन बच्चों ने किया था और देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों जब हम बात करेंगे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए शनि ग्रह द्वारा कितना समय लिया जाता है, तो बेहतर है एक याद करने की वजह सभी का याद कर लो। हो सकता है अगली बार यूरेनस का पूछ ले, नेपच्यून का पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है। तो यहां पर हम रोटेशन की बात तो नहीं कर रहे हैं अभी, यहां पर हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन का। तो अगर यहां पर हम रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो जैसे जैसे ग्रह सूर्य से दूर होते जाएंगे उनका रिवॉल्यूशन का, उनका परिक्रमा करने का समय बढ़ता चला जाता है। तो जैसे अगर हम बात करें यहां पर मरकरी की, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, क्रम से लिख रहा हूं बच्चों, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब ये कर। अब इनका जो परिक्रमा करने का समय है वो कितना हो जाएगा। अगर मरकरी की बात करें तो ये हो जाएगा 88 डेज का, 88 दिन का। शुक्र ग्रह की बात करें, इसका परिक्रमा करने का समय थी तो भाई इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमा कम है, जिसका रोटेशन ज्यादा है, तो 224.7 है, 225 डेज लिख रहा हूं मैं। पृथ्वी का 365.25, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, पृथ्वी की बात है। मंगल ग्रह की बात करेंगे तो ये लगभग डबल कर दो, 687 डेज का हो जाएगा। जुपिटर का अगर परिक्रमा की बात करेंगे तो ये इससे भी ज्यादा होगा, बढ़ता चला जाएगा, आप देखोगे कम नहीं होगा, 11.86 ईयर्स। सैटर्न की बात करेंगे, शनि ग्रह की बात करेंगे तो 29.46 ईयर्स। यूरेनस की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 84 ईयर्स। नेपच्यून की बात करेंगे तो 165 ईयर्स। तो सभी ग्रहों का परिक्रमा, देखो रोटेशन उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता बट ये परिक्रमा पूछा जाएगा। आखिरी के जो 4 ग्रह वो ईयर में रहेंगे, आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लगा के, आखिरी के जो 4 ग्रह वो ईयर में रहेंगे, शुरू के जो 4 ग्रह उनके साथ डेज लगेगा, आखिरी के 4 ग्रहों के साथ ईयर लगेगा। ठीक है, तो आखिरी के 4 ग्रहों में ऐसे याद रख लो, 1 2, ठीक है, 1 2, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा, फिर यहां पर 8 रख लो, 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 16। तो इससे आप गेस कर पाओगे थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ये 11 हो गया, ये 29 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4 के बाद 5 हो गया। ठीक है, चलो तो ये हो गया लगभग लगभग, कहने का मतलब एक अंदाजा रहेगा तो आप इससे गेस कर पाएंगे। जैसे यहां पर आप सोच लो, आपको एक अंदाजा था बस कि जुपिटर के बाद क्या आ जाएगा, शनि, तो 1 के बाद 2 आएगा, 1 2 4 16, 1 2 8 16, 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 से तो एक ही ऑप्शन ही है, यहां पे लगा दो, ये हो गया। ठीक है, बाकी 18.5 जैसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, 36 ईयर जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। 84 जो साल है ये आपको, आपने किसके लिए पढ़ा, ये पढ़ा है यूरेनस के लिए, ये किसके लिए है, वरुण के लिए है, यूरेनस की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइटन ग्रह
किसका चंद्रमा है? जो टाइटन उपग्रह है ये किसका चंद्रमा है? किस ग्रह का उपग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जितने भी ग्रह हैं उनके जो सबसे बड़े सैटेलाइट है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये किसका उपग्रह है, ये किसका उपग्रह है। तो जो सबसे बड़े हैं उनका तो याद ही होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें यहां पर बुध का, एक बार इंग्लिश में लिखा है, इस बार हिंदी में लिख दूं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा। जब इनके सबसे बड़े उपग्रहों की हम बात करेंगे बच्चों, उपग्रहों की संख्या तो हमने पहले देख ही लिया है। अब इसमें सबसे बड़े, जैसे बुध का तो है ही नहीं तो इसको हटा दो, ये हटा दो। पृथ्वी का तो एक ही है, मून हो जाएगा। मंगल का 2 है, दोनों याद रखना इसका इसलिए क्योंकि दोनों ही पूछे जाते हैं। इसका जो बड़ा वाला है उसका नाम है फोबोस, जो छोटा है उसका नाम डिमोस है। तो दोनों याद करना क्यों जरूरी था? इसलिए क्योंकि फोबोस जो बड़ा है वो तो याद ही रखना है आपको। जो डिमोस है ये इसलिए याद करना जरूरी था क्योंकि पूरे सौर मंडल का यह सबसे छोटा उपग्रह होगा। डिमोस सिर्फ और सिर्फ इसका सबसे छोटा उपग्रह नहीं है, डिमोस पूरे सौर मंडल का ही सबसे छोटा उपग्रह है जो कि मंगल ग्रह का है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बृहस्पति का क्या है? गैनीमेड। बृहस्पति का क्या हो जाएगा? गैनीमेड, जिसे कि गैलीलियो ने खोजा था। और यह गैनीमेड सिर्फ बृहस्पति के नहीं पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह की बात करेंगे यह हो जाएगा टाइटन। अरुण की बात करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा? टाइटेनिया। इसका हो जाएगा ट्रिटन। ये सभी ग्रहों के उपग्रह हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इस तरह से ये सारे सारे उपग्रह हो गए। अब अगर यहां पे मान लो प्लूटो होता, क्योंकि प्लूटो तो आप नहीं पढ़ते हो, बट यहां पर क्या पता भाई प्लूटो का भी पूछ ले। यम का पूछ ले। फिर अगर हम प्लूटो की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका चारोन। 5 उपग्रहों में चारोन। तो ये सबसे बड़े बड़े सैटेलाइट के बारे में हमने बताया। जैसे बताया था कि चलो जो शनि ग्रह है इसके पास कुल जो सैटेलाइट है 82 है। 82 में सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें बृहस्पति के पास 79 सैटेलाइट, 79 में सबसे बड़ा कौन सा है? 79 में सबसे बड़ा हो जाएगा गैनीमेड। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूछे कि टाइटन किस ग्रह का है, तो ये हो जाएगा शनि ग्रह का। तो यही बात मैंने बोला बच्चों, जैसे कि यहां पर मान लो इस बार क्वेश्चन पूछ ले टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। हो सकता है अगली बार जो प्रश्न हो वो ये पूछे कि ट्रिटन किस मतलब ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है। फिर आप आंसर क्या करोगे? तो इसीलिए जरूरी है कि जब हम कोई क्वेश्चन एक टाइप का पढ़ लेते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उस हम वहीं देख लेते हैं। कहने के लिए क्या हुआ? कहने के लिए हमने एक क्वेश्चन किया, लेकिन इसके माध्यम से हमने क्या किया? यहां तक कि प्लूटो का भी हमने सैटेलाइट देख लिया, हर ग्रह के सबसे बड़े बड़े उपग्रहों के बारे में हमने देख लिया। अब हमें सारी ही जानकारी डिटेल में पता चल गई। अब पूछ ले इससे रिलेटेड, टाइटन पूछ ले, टाइटेनिया पूछ ले, ट्रिटन पूछ ले कुछ भी, सारा ही आंसर आप बना दोगे। आगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए यूरेनस कितना समय लेता है? अभी कुछ देर पहले मैंने आपको यहां पर बताया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। अब यहां पर पूछा यूरेनस कितना समय लेता है, तो वही मैंने आपको बोला। इस तरीके से आप अगर एक चीज को डिटेल में पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था आखिरी के 4 ग्रह कौन से थे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें मैंने आपको क्या बोला था? याद कर लो, जुपिटर शुरू करो 1, सैटर्न का 2, इसका यूरेनस का 8 याद कर लो, इसका 8 का गुणा 2, 8 दूनी 16, 1 दूनी 2। अब देख लो यूरेनस का पूछा है, मतलब वरुण का पूछा है, तो यहां पर ये हो जाएगा तीसरे नंबर। 8 से शुरू होगा, 8 से शुरू होने वाला एक ही है। 36 जैसा हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, 48 जैसा कुछ नहीं पढ़ा ना, 18 जैसा कुछ पढ़ा। आंसर क्या है? 84। 84 आंसर हो जाएगा यूरेनस का, मतलब अरुण का। तो बच्चों दिवाली का जो डिस्काउंट है वहां पर अभी भी आपको ऑफर दिया जा रहा है, और इस ऑफर का समय अब जैसे कि धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और यहां पर 27 लास्ट डेट होगा इस ऑफर के लिए। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं आपने 1 दिन मिस कर दिया, 2 दिन मिस कर दिया, आप फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं एक काम करते भाई दिवाली का ऑफर तो हम ले लेते हैं,
तो अभी भी मौका है बच्चों, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से जो तैयारी हो सकती है वो तैयारी नॉर्मली नहीं हो पाएगी। आपके पास कम समय, ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी से कुछ किया नहीं जा सकता, सेल्फ स्टडी से भी की जा सकती हैं चीजें, बट हमारे पास इतने समय नहीं होता है कि हम सेल्फ स्टडी से हम कर पाए। तो जो चीजें हमने ऑलरेडी काफी समय लगाकर हमने अर्जित किया है, ठीक है, जिसको हमने 1 साल 2 साल 3 साल में पढ़ के अर्जित किया है, वो चीज अगर हम आपको 2 महीने के अंदर दे दें तो आपको वो पढ़ने का समय नहीं लगेगा। तो सब मिला जुलाकर बच्चों एक बात याद रखना, पढ़ाई अगर ढंग से करनी, सीरियस तरीके से करनी है तो किसी के बहकावे में ना आए। जो भी कोर्स है उसको आप परचेज करिए। बात यहां पर कोई कोर्स सेल करने की या फिर इसकी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप करोगे वही जो आपको करना है। बस हमारा काम होता है एक जानकारी देना, आपको एक इंफॉर्मेशन देना कि ऐसा ऑफर चल रहा है। बट ये मेरा अपनी तरफ से पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप तैयारी करें कोर्स परचेज करके करें, क्योंकि फिर ऐसे इधर उधर करने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, समय जाता चला जाता है, और फिर एक समय बाद जब रियलाइज होगा तब तक काफी समय चला जाता है। तो बेहतर होगा बच्चों इस कूपन कोड का यूज करके आप अपने मनपसंद का ऑफर ले लीजिए, इसलिए क्योंकि यहां पर फिर इसके बाद एग्जामपुर के कोर्सेज के रेट तो वैसे बहुत कम होते हैं, ऊपर से 75% डिस्काउंट, तो आप खुद ही सोच लो क्या है। तो यहां पर बट अगर कोड यहां पर अगर ये डिस्काउंट बच्चों चाहिए 75%, तो आपको ये कोड लगाना पड़ेगा दिवाली 75 का, इसके बिना ऑफर नहीं मिल पाएगा। और सबके सब कैपिटल में, एक कैपिटल स्मॉल ऐसा नहीं चलेगा, सब कैपिटल में 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। बट अगर आप फिर इसके बाद आपके दिमाग में कई बच्चों के आएगा, बट सर इसका फायदा कैसे उठाएं, मतलब कहां से परचेज करें, कोर्स कहां पर होगा, अगला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है। तो सबसे पहले बच्चों एक बात याद रखनी, 27 तक ही है ऑफर। तो अगला सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपके पास एग्जामपुर का एप्लीकेशन होना चाहिए कोर्स परचेज करने के लिए। तो नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, है तो उसके साथ आगे बढ़िए। अगर नहीं है तो आप जाके प्ले स्टोर पे बस लिख दो एग्जामपुर, अपने आप आ जाता है, ठीक है, लिखा हुआ आ जाएगा एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्रेप। इंस्टॉल करो एप्लीकेशन को। इंस्टॉल करने के बाद यहां पर 2 ऑप्शन है, रजिस्टर का और लॉगिन का। रजिस्टर करिए, अगर नहीं किया है तो अगर आपने लॉगिन करना है तो लॉगिन करिए, चाहे रजिस्टर कर लीजिए, दोनों ही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। दोनों ही कंडीशन में आप पहुंचेंगे इस विंडो पर, दोनों कंडीशन आप इस विंडो पर पहुंचेंगे। और इस विंडो पर पहुंचने के बाद बच्चों यहां पर आपको दिखेगा, ठीक है, पेड कोर्स का ऑप्शन, यहां पर आपको ये दिखेगा पेड कोर्सेस। इस पेड कोर्स जो सबसे ऊपर होगा लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे, यहां पर जाके आप क्लिक करोगे, आपके पास सारे कोर्सेस आ जाएंगे, क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी करो वो आपको पहले से पता है, तो आप जाके उसी को परचेज कर सकते हो। अगर आपने पहले परचेज कर रखा है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं किया है तो आपके पास मौका है, ज्यादा डिले करने का कोई मतलब नहीं होता है, समय निकल जाता है, ठीक है। सब मिला जुला कर उससे ज्यादा पैसा खर्चा कर ही देते हैं, तो जब एप्लीकेशन से बिना किसी किताब के आपका सिलेक्शन हो सकता है तो क्यों ना उसे चूज किया जाए। तो बच्चों बाकी अगर आप नहीं करने, ऑलरेडी आपने परचेज किया है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो नहीं सर हम नहीं करेंगे परचेज, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लेना, क्योंकि अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे भी आपको इस चीज में हेल्प मिल पाएगा कि आप यहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। यूट्यूब पे मतलब यहां पर इधर उधर भटकने के बजाय है, यहां पर एप्लीकेशन जाओ, यहां पर क्विज का ऑप्शन होगा, क्विज पे क्लिक करना, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जितने लाइव कोर्सेज चाहिए आपको देखना है कि कौन कौन से कोर्स एग्जामपुर चला रहा है, तो यहां पर जाके क्लिक करो, आपको सारे के सारे लाइव पेड कोर्सेज दिख जाएंगे। इसके अलावा कौन सी जॉब आ रही है, कब एडमिट कार्ड आ रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है, कब एग्जाम डेट है, सब कुछ यहां पर जॉब अलर्ट में मिलेगा। एक एप्लीकेशन कहने के लिए, बट यहां पर इसमें बहुत सारी फैसिलिटी भरी पड़ी है, ठीक है, लगातार अपडेट होता रहता है, तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे करंट अफेयर हैं, डेली का करंट अफेयर की बात करिए, वीकली की बात करिए या फिर ईयरली की बात करिए, पूरा करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। यहां पर फ्री फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल वाइज मिलेगा, फुल लेंथ भी मिलेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस भी दी जाती है यहां पर, एक इस ऑप्शन में अगर जाएंगे फ्री क्लासेस में, ठीक है। बाकी अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, ये भी आपके काम का है, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों है बहुत सारे फायदे। समय समय पर एग्जामपुर ऑल इंडिया टेस्ट भी कराता रहता है, ऑल इंडिया टेस्ट में आप भी जाके टेस्ट दीजिए और पता करिए कि बाकी बच्चों में आपका रैंक क्या आता है, ताकि आप अपने तैयारी को चेक कर पाओ, अपनी प्रिपरेशन को ज्यादा धार दे पाओ इस टेस्ट के माध्यम से। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारे फालतू एप्लीकेशन होते हैं, कर लेना, क्या ही दिक्कत है। चंद्र ग्रहण कब होता है, लूनर इक्लिप्स कॉज्ड व्हेन, इसके पहले हमने
पहली क्लास में डिस्कस किया था कि सोलर इक्लिप्स जो होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है, उसके बारे में हमने देखा था डायग्राम के साथ में। अब अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण। तो एक चीज मैंने आपको पहले क्लियर किया है, एक बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा लेना कि सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा। अब सोचो सर सूर्य क्यों बीच में नहीं आएगा? अब सोच लो, अगर ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है और मैं बोल रहा हूं सूर्य इतना बड़ा है, क्या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य एडजस्ट हो पाएगा? यही साइज मान लो आप कि क्या फिर भी मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, पृथ्वी और चंद्रमा को बहुत बड़ा बना दिया सूर्य की तुलना में, फिर भी चलो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, क्या इतनी बड़ी चीज क्या इन दोनों के बीच में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इनके बीच का गैप ही 4 लाख के करीब है और सूर्य अकेला 14 लाख किलोमीटर का है इधर उधर से, ठीक है। अगर 14 लाख किलोमीटर के, क्या 4 लाख के बीच में एडजस्ट हो पाएगा? 14 लाख नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इन दोनों के बीच में कभी आ जाए, वो तो वैसे नहीं आ पाएगा। तो बात ये हुई, चलो एक काम खत्म हुआ कि इक्लिप्स में कभी भी सूर्य बीच में नहीं आएगा। अब या तो चंद्रमा हो सकता है या पृथ्वी हो सकता है। सूर्य ग्रहण में क्या था? मैंने बोला तो जो भी ग्रहण होगा उसमें वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। हमने बोला सूर्य ग्रहण, सूर्य नहीं दिखेगा। हमने बोला चंद्र ग्रहण, चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया था। अब चंद्र ग्रहण में कौन नहीं दिखेगा? कौन बीच में आएगा? सूर्य आएगा नहीं, चंद्रमा ऑलरेडी आ चुका है, बचा कौन? पृथ्वी बचा। तो पृथ्वी बीच में आ जाएगा। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है तब आपका यह आंसर हो जाएगा। बट आपने सूर्य ग्रहण में देखा था, जब हम सूर्य ग्रहण की बात कर रहे थे, सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे थे, तो यहां पर मैंने आपको बताया सोलर इक्लिप्स तब होगा जब अमावस्या होगा। अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, मतलब न्यू मून के टाइम पर सूर्य ग्रहण होगा। बट जब हम यहां पर लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं तो उसका उल्टा कर दो। अमावस्या का उल्टा क्या होगा? पूर्णिमा होगा। पूर्णिमा की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फुल मून बोलेंगे। मतलब यहां पर जब मैं लूनर इक्लिप्स की बात कर रहा हूं जब चंद्र ग्रहण की बात कर रहा हूं तो यहां पर चंद्र ग्रहण में क्या हो जाएगा आपका? यहां पर फुल मून हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज याद रखना, इसमें भी 2 शैडो होंगे। जैसे यहां पर सूर्य हो गया, यहां पर पृथ्वी हो गया, तो यहां पर भी 2 शैडो होंगे। ये हो जाएगा अंबरा, ये हो जाएंगे पेनम्बरा, और यहां हो जाएगा मून। ठीक है, मून कहीं भी हो सकता है, यहां भी, वो तो अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है। को पेनम्बरल लूनर इक्लिप्स है या फिर जो है आपका टोटल लूनर इक्लिप्स है या फिर आपका पार्शियल लूनर इक्लिप्स है, वो तो किस बात पे निर्भर करता है, कई बातों पे। तो फिलहाल हमने एक ऐसे बना दिया। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? अब तो यह क्वेश्चन करना आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। ठीक है, इन विच सिचुएशन लूनर इक्लिप्स अकर। जैसे आप देखो, सूर्य ग्रहण में सूर्य नहीं तो चंद्रमा भी नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण हमने बोला तो सूर्य नहीं तो चंद्रमा भी नहीं दिखेगा। चंद्रमा न दिखना क्या कहलाता है? अमावस्या। याद रखा, अमावस्या कब होगा? मतलब चंद्रमा नहीं दिख रहा है, सूर्य भी नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण के समय। तो उसका उल्टा कर दो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उसका उल्टा फुल मून। तो चंद्र ग्रहण कब होगा? फुल मून के समय होगा, क्योंकि न्यू मून तो आ चुका है उसमें सूर्य ग्रहण में। तो पूर्णिमा आंसर सही होगा। अभी हमने यहां पर देखा भी है लूनर इक्लिप्स का फुल मून। यही ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बार बार मैं इसको अलग से बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग से हटके क्वेश्चन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आप खुद ही अपने आप को लेकर चले जाइए। आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से आप कहां पहुंच गए? चंद्रमा पर। अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचेंगे तो आपको क्या लगता है, आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा? तो आप सभी बच्चों को यह चीज अच्छे से पता है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 1/6 है। अगर यहां पर हम अर्थ की बात करेंगे, अगर यहां पर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो ग्रेविटी है ये मून का 1/6 है। मतलब यहां पर हम बात करें किसकी? ग्रेविटी की बात करें, बट ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेट के, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है। मास कांस्टेंट होगा
चाहे ग्रेविटी जीरो कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ स्पेस में जाओ, गुरुत्वाकर्षण जीरो कर दो, आपका वजन जीरो हो जाएगा, लेकिन आप तो रहोगे ना, मतलब मास कांस्टेंट रहेगा बट गुरुत्वाकर्षण आपका जीरो हो जाएगा। तो बट यहां पर इसलिए क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण का डायरेक्ट प्रभाव वेट पे पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण ज्यादा तो वेट ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण कम तो वेट कम। ठीक है, तो मतलब अगर आपका मून, अगर आप पृथ्वी पर अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है, यही एग्जांपल देता है बार बार एग्जाम में, 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, तो हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 60/6 कर दो, कितना आ गया, 10 किलोग्राम आ गया। तो मतलब आपका चंद्रमा पर जो वजन होगा, चंद्रमा पर जो आपका वजन होगा वो क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम। तो क्या हुआ, वजन घटा। जानते हैं, आपको एक लाइन में पता है, बट यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझा रहे हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, अगर मान लो कभी सूर्य का पूछ ले, तो चंद्रमा को तो आपने हमेशा देखा है, तो अगर ग्रेविटी की तुलना करें तो जो सन की ग्रेविटी है वो पृथ्वी से 28 गुना ज्यादा है, 28 गुणे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख सकता था बट आपको समझ में आया इसलिए मैंने यहां पर थोड़ा सा बड़ा लिख दिया, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे हमने बोला भी यहां पर ग्रेविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट का, तो क्या हम यहां पर यह बोल दें कि अगर मान लो पृथ्वी का वजन, पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर सूर्य पे वजन क्या होगा, तो सूर्य पे क्या हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। होता है ना, हम इंसान है भाई, हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारे लिए इजी पड़ता है वही हम लेते हैं। जब हमें ऑप्शन लेना है, उदाहरण हमें लेना है, तो हम 100 किलोग्राम ले लिए, 28 गुणा करना आसान हो जाएगा। तो सोचो, आपका चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा, चंद्रमा पर जो वजन होगा 100 किलोग्राम हो, तो वहां पर 2800 किलोग्राम अपने आप को ही नहीं उठा पाओगे। ठीक है, और यहां पर उड़ते बनोगे। ठीक है, अगर दोनों की तुलना कर दें, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अर्थ को रिप्लेस करेंगे, तो यहां पर हमारे पास रेडिएशन निकल कर आएगा, सन का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो सूर्य चंद्रमा से कितना हो जाएगा, 28 गुणे 6 मून, जो भी आ जाएगा, 8 6 48, 8 4 6 2 12 4 16, 168 गुणे ग्रेविटी ऑफ मून। देखो एक अलग रिलेशन निकल कर आ गया, ग्रेविटी ऑफ मून। तो कहने का मतलब ये हो गया है ना। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपका चंद्रमा पर वजन जो है 10 किलोग्राम है, तो सूर्य पर जाओगे तो आपका वजन जो है 1680 किलोग्राम हो जाएगा। तो हर तरीके से रिलेशन निकल कर आ गया। तो कहने का मतलब यहां पर आपको पता चल गया कि चंद्रमा का, सूर्य का सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, उससे कम पृथ्वी का है, उससे कम चंद्रमा का है। तो वेट घटेगा जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया गया, क्या हो जाएगा, वेट इज डिक्रीज। तो देखो बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन तो आसान था, आपने पहले ही इसको आंसर दे दिया होगा, बट यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीज जो आप यहां पर देख रहे हैं, इसके माध्यम से सारी चीजों को हमने बता दिया। आपके दिमाग में बहुत सारे मैप बन गए होंगे, बहुत सारी आइडिया आ गए होंगे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन बनता तो आप उसको बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग एक अलग क्वेश्चन को देखेंगे लैटिट्यूड से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड से, समय निकालने को लेकर, ताकि कभी यहां से भी क्वेश्चन बन जाए तो आप बना पाओ। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें द टाइम एट कायरो इज 3 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज लोकेटेड एट। कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, इसलिए यह कहां पर स्थित है। पहली बात तो हमें समय निकालने के लिए हमें पहले डायरेक्शन पता होना चाहिए, कहां समय आगे बढ़ेगा कहां समय पीछे जाएगा ये पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें अगर पता रहेंगी तब हम आंसर कर पाएंगे। जैसे ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या हो गया, 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जीएमटी लाइन। अब इस जीएमटी लाइन की हम बात करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट होता है, इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब जैसे आप यहां पर डायरेक्शन क्या देख रहे हो, देखो यहां पर कहीं वेस्ट लिखा है, कहीं ईस्ट, कहीं वेस्ट, कहीं ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जहां ईस्ट लिखा है इसका मतलब ये हम समझेंगे कि इधर है, जहां वेस्ट लिखा है इसका मतलब क्या है, हम समझेंगे इधर है। तो क्या आंसर सही होगा। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी हम बाएं से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, समय हमेशा आगे होगा। ईस्ट का समय हमेशा आगे होता है, क्यों, क्योंकि ईस्ट में सनराइज होगा। जहां पहले सूर्योदय होगा उसका शुरुआत, समय की शुरुआत पहले हो जाएगी ना,
तो सूर्योदय जहां पहले होगा, समय की शुरुआत पहले, मतलब उसका समय आगे हो जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज दिमाग रखें। कहने का मतलब ईस्ट का समय आगे होगा, वेस्ट का समय, जहां सनराइज होगा समय आगे होगा, जहां सनसेट होगा समय पीछे होगा। मतलब अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब क्या होगा, समय आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहां से यहां जाएंगे समय आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पर देख लो, जैसे ये मान लो भारत है, ये इंडिया हो गया, और इंडिया का यहां पर हमने क्या बना दिया, यहां पाकिस्तान बना दिया। अब पाकिस्तान कहां है, पाकिस्तान जो ये पाकिस्तान है, और ये जो इंडिया है, पाकिस्तान कहां है, वेस्ट में है, इंडिया कहां है, ईस्ट में है। तो आप खुद सोचो किसका समय आगे होगा, समय भारत का आगे होगा। क्यों, भारत ईस्ट में है इसलिए, पाकिस्तान से। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान में जब समय अभी कितना हो रहा है, जैसे अगर हम बात करें वैसे समय की बात करें तो जैसे मान लो कि यहां पर 12 बज रहा है रात को, इंडिया मान लो रात को 12 बज रहा है, यहां पर क्या समय हो रहा होगा, 11:30, आधे घंटे पीछे। तो कहने का मतलब इधर हमेशा पीछे ही होगा। अब हम आगे आते हैं यहां क्वेश्चन पे। मान लो कोई काहिरा एक्स, मान लो इसको, एक्स का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। ये ग्रीनविच हो गया, ग्रीनविच है, ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, आगे मतलब हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आगे मतलब हम कहां गए, ईस्ट की तरफ आए, यहां पर आगे, अभी डायरेक्शन छोड़ो, ईस्ट की तरफ आ गए। तो एक चीज पता चल गया कि उसने क्या पूछा, कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे, इसलिए यह कहां पर स्थित होगा। तो एक चीज पता चल गया, आप ईस्ट की तरफ आए हो, तो वेस्ट वाला ऑप्शन गया, हटाओ इसको, ये ऑप्शन। अब या तो 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए बच्चों। तीन, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस कैलकुलेशन हमें समझ में आना चाहिए। एक चीज पता में, पृथ्वी 24 घंटे में कितना चक्कर लगा लेता है, 360 डिग्री। कोई डाउट इसमें, नहीं डाउट होगा, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेगा। एक चक्कर का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री, और 360 डिग्री हो गया तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री का चक्कर लगाएगा। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री का चक्कर लगाएगा तो मतलब हमारे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया कि 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। रिलेशन निकल कर आ गया। अब यहां पर हमें पता 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, तो 3 घंटे कितने के बराबर होगा, 1 घंटे 15, तो 2 घंटे 30, तो 3 घंटे 45। ठीक है, 15 3 45, क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। 3 घंटे कितने के बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। तो 45 डिग्री क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो यहां पर आप आंसर निकालिए आराम से, 45 डिग्री ईस्ट हो गया, निकल गया आंसर। तो बिना किसी दिक्कत के 45 डिग्री ईस्ट आपके पास आंसर आ गया। कोई नहीं, अगर 2 डिग्री, अगर यहां पर 2 घंटे होता तब 30 डिग्री हो जाता, तब आंसर ये हो जाता आपका 10। यहां पर अगर यहां पर आपका कितने 5 घंटे आगे होता तो क्या हो जाता, 15 5 75 डिग्री हो जाता। 6 घंटे होता तो 90 डिग्री हो जाता। तो कहने का मतलब आप इससे पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि 2 स्थानों के देशांतरों का अंतर, देशांतर हम वहां पर यूज करते हैं जहां समय का कैलकुलेशन करेंगे। जब हम यहां पर समय को छोड़ के डिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं तब वहां पर हम अक्षांश की बात करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, आप खुद इससे देख सकते हो, 1 डिग्री जो देशांतर होगा, 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है वो किसके बराबर होगा, 4 मिनट के बराबर होता है। और 1 डिग्री जो अक्षांश होगा, 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा वो होगा 111 किलोमीटर के। इससे पता चला कुछ, जब इससे यह पता चला जब हम देशांतर की बात करते हैं, ठीक है, तब हमें आंसर किसमें मिलेगा, टाइम से हम देखेंगे। जब हम अक्षांश की बात करते हैं तब हमें क्या देखने को मिल रहा है, किलोमीटर आ रहा है। तो मतलब अक्षांश हमें किलोमीटर में चीजें बता रहा है, डिस्टेंस की चीजें बता रहा है, और देशांतर हमें समय बता रहा है। तो जब हम समय की बात करते हैं तो वहां पर देशांतर आएगा, वहां पर लॉन्गिट्यूड आएगा, ना कि लैटिट्यूड। तो बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन यह है कि 60 डिग्री का अंतर। तो अब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं, 60 डिग्री को डायरेक्ट आवर में बदलना है। आपको पता है 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर के बराबर होता है। तो 60 डिग्री कितने के बराबर, 60 डिग्री डिवाइड बाई 15, तो 15 चौका 60, 4 आवर्स। 1 घंटे 15 मिनट के बराबर होता है। सॉरी, 1 घंटे जो है 15 डिग्री के बराबर होगा, तो 60 डिग्री कितने के बराबर होगा, 15 से भाग दे दो, 4 घंटे आगे। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, 4 घंटे।
आगे आपके पास आंसर। तो क्लियर है, बिल्कुल सीधा सिंपल है ना। बाकी यहां पर भी आप निकाल सकते थे, अगर आप ये पता है आपको 15 डिग्री बराबर 1 घंटे, तो 1 घंटे को आप क्या लिख सकते हो, 60 मिनट लिख सकते हो ना। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री हो सकता है ये चीज यहां पर। तो यहां पर अगर आपको एक डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री निकालोगे तो 15 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, 15 चौका 60, 4 मिनट। तो जो मैंने 1 डिग्री 4 मिनट यहां पर कैलकुलेशन से निकाला है, वो 1 डिग्री जो है 4 मिनट हमने यहां पर डायरेक्ट ही रख दिया। ठीक है, तो सब मिला जुलाकर बस आपके दिमाग में ऐसी चीजें होनी चाहिए, काम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? यह क्वेश्चन ये समझ लो कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रश्न ना पूछा गया हो, हर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो बताएंगे मलक्का स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट, फ्लोरिडा स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर स्ट्रेट, क्या आंसर सही होगा? तो बच्चों पहली बात तो जब हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं, ये वो रेखा होती है जिसके एक साइड में और दूसरे साइड में 24 घंटे का अंतर होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हमने खींचा, यहां पर और यहां पर 24 घंटे का अंतर होता है। अगर ये लाइन है, दोनों साइड पैर करके खड़े हो जाओ, ठीक है, दोनों साइड पैर करके खड़े हो जाओ, तो समझो यहां पर और यहां पर 24 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि यहां पर सनराइज की स्टार्टिंग यहीं से मानी जाती है और पहले क्या करेगा, सूर्य पूरा घूम कर आएगा, फिर सबसे आखिरी में यहां पर सनराइज होगा। तो ये चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए यहां का और यहां का समय 24 घंटे का अंतर होता है। बट याद रखना, आप इसको जीएमटी लाइन से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री। जीएमटी जो समय रेखा हमने देखा था अभी, प्राइम मेरिडियन, वो 0 डिग्री था। ये उसके ठीक अपोजिट होता है, 180 डिग्री होता है। आप कुछ भी बोलो, 180 डिग्री देशांतर बोलिए, चाहे 180 डिग्री अक्षांश बोलिए, चाहे 180 डिग्री अक्षांश नहीं, 180 डिग्री देशांतर बोलिए, चाहे 180 डिग्री ईस्ट बोलिए, चाहे 180 डिग्री वेस्ट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी लाइन एक ही है। तो एक्चुअली में ये बोला, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन किससे पास होती है, कौन सा जल संधि है यहां पर? तो जल डमरू मध्य होता क्या है? पहली बात तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेट। बियरिंग उस व्यक्ति का नाम है जिसने अलास्का की खोज की थी। अलास्का 1867 में अलास्का को रशिया ने यूएसए को बेच दिया। ठीक है, और ये जो जल संधि होती, जो स्ट्रेट होती, स्ट्रेट होते क्या है? स्ट्रेट ये दो जलीय भाग को जोड़ता है और स्थलीय भाग को अलग करता है। मतलब आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा भारत की तरफ। और भारत की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये जल डमरू मध्य होते क्या है? जैसे मान लो यहां पर हमने ये बना दिया इंडिया, ये हो गया श्रीलंका, और इंडिया श्रीलंका के बीच में क्या है? आपको पानी की पतली सी पट्टी दिख रही है, ये वही पट्टी है जहां पर भगवान राम ने, उनकी सेना ने यहां पर क्या बनाया था? सेतु बनाया था। यह पतली सी पानी की पट्टी कर क्या रही है? इसके इस साइड एक बड़ा जल का भाग है, इसके इधर एक जल का बड़ा भाग है, तो क्या कर रहा है? जल की संधि करा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जल की संधि कर रहा है। डमरू जैसा बन रहा है ना, देखो, इधर बड़ा भाग, इधर बड़ा भाग, इधर पतला सा भाग, डमरू जैसा बन रहा है। तो जल संधियां क्या करती, नाम क्या है? जल संधि, जल में संधि कराने वाला, इसमें इसमें। तो जो जल डमरू मध्य होते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं, वो दो बड़े जलीय भाग को तो जोड़ेगा, लेकिन स्थलीय भाग को अलग करेगा। आप देख लो, भारत और श्रीलंका मिलते हैं एक दूसरे से? नहीं मिलते ना। अगर मिलते तो भगवान राम सेतु क्यों बनाते? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये दोनों को अलग करेगा, स्थलीय भाग को अलग करेगा, जलीय भाग को जोड़ेगा। यही होता है स्ट्रेट। और इसका उल्टा जो होता है वो होता है इस्थमस। इस्थमस जैसे पनामा इस्थमस हो गया। इस्थमस क्या करेगा? स्थलीय भाग को जोड़ेगा, जलीय भाग को अलग करेगा। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, तो यहां पर इस्थमस कहां पे है भाई? यहां पर यह है इस्थमस, ये पतला सा भाग, ये इस्थमस है। तो इस्थमस क्या करेगा? दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ता है और दो जलीय भाग को जोड़ेगा, दूर करेगा। यहां देखो, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को अलग कर रहा है इस तरीके से। तो ये हो गया इस्थमस और ये हो गया स्ट्रेट। तो जरूरी था जानना, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर कोई क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसका पूरा पोस्टमार्टम करना है, ताकि चीजें बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएं। आगे अगर हम बढ़े, इक्विनॉक्स कब होता है, कौन सा डेट है? तो बच्चों, जब इक्विनॉक्स की बात करते हैं, इसको हिंदी में हम विषुव कहते हैं। इक्विनॉक्स को हिंदी में विषुव कहा जाएगा। इक्विनॉक्स का मतलब क्या हुआ? जब हम इक्विनॉक्स की बात करते हैं, इक्विनॉक्स का मतलब हुआ इक्वल डे एंड इक्वल नाइट।
इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, बराबर दिन और रात। ठीक है, कब होगा बराबर दिन और रात? जब गर्मी होगा तब तो दिन बड़ा हो जाता है, जब ठंडी होगा तब दिन छोटा हो जाता है। तो भाई यहां पर दिन और रात बराबर कब होंगे? दिन और रात बराबर कब होंगे कि कौन सी कंडीशन बनती है? जब यहां पर दिन और रात बराबर तब होंगे जब यहां पर मान लो एक भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अगर इस भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो समझो दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि जब सूर्य की सीधी किरण उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तब तो दिन बड़ा हो गया उत्तरी गोलार्ध, हम लोग यहीं पर तो हैं, दिन बड़ा हो जाता है, गर्मी पड़ने लगती है। और यहां पर जब यहां पर दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, मतलब मकर रेखा की बात करेंगे, जब यहां पर पड़ेगा तब अपने देश में ठंडी पड़ती है। तो विषुव वाली कंडीशन होती क्या है? तो इस समय सूर्य की सीधी किरण कहां पड़ेगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, इस समय सूर्य की सीधी किरण, इस समय सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन ये पूछेंगे बच्चों कि साल में कितने दिन, एक क्वेश्चन और बनेगा, साल में कितने दिन ऐसा होता है जब सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ता है? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 2 3 4 करके। तो यहां पर सूर्य की सीधी किरण 2 दिन पड़ता है, 2 ही दिन ऐसा है, गिनकर 2 ही दिन ऐसा है जब सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ेगा, और वो हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। अब खुद देखोगे 21 मार्च और 23 सितंबर को ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा ठंडी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 3 लाइन फिक्स है, कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ क्या हो जाएगा? कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये भूमध्य रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर कब पड़ेगा? 21 जून को। मकर रेखा पर कब पड़ेगा? ये जो मकर है, मकर रेखा पर पड़ेगा 22 दिसंबर को। एग्जैक्ट डेट याद रखना है आपको, दिसंबर को। और ये भूमध्य रेखा पर 2 दिन पड़ेगा, एक 21 मार्च को, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 4 डेट आपको याद रखनी है। नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, तो 21 जून को क्या है? 21 जून की है क्या? तो सूर्य की सीधी किरण मतलब 90 डिग्री कोण। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे सर के ठीक ऊपर एक लाइट लगी हुई है, एक व्यक्ति स्टूडियो के कोने में खड़ा है, लाइट मेरे ठीक सर के ऊपर लगी हुई है, और एक व्यक्ति कोने में खड़ा है। क्या कोने वाले व्यक्ति के पास लाइट नहीं पहुंचेगा? लाइट उसके पास भी जाएगा, बट मेरे में और उसमें क्या अंतर होगा? मेरे पर लाइट सीधी पड़ रही है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगा बट वो टेढ़ा पड़ेगा। वैसे सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, बट सीधा प्रकाश पृथ्वी का, सूर्य का सीधा प्रकाश सिर्फ और सिर्फ कहां पर पड़ेगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि, तो 23.5 डिग्री तक ही क्यों जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी वजह से यह कंडीशन बनती है कि सूर्य के अधिक, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सिर्फ इसके और इसके बीच में ही डायरेक्ट पड़ता है। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सूर्य की सीधी प्रकाश कभी पड़ेगा नहीं जिंदगी भर में। अगर 45 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ होता तो तब ये जो सूर्य की सीधी प्रकाश है 45 डिग्री तक जाता, कोई दिक्कत नहीं था, 45 डिग्री तक जाता, बट 23.5 डिग्री झुका हुआ इसलिए हम 23.5 डिग्री पढ़ते हैं। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो भूकंपी तरंगे होती हैं, भूकंपी तरंग कितने प्रकार की होती हैं? तो भूकंपी तरंग बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। ये 2 तरह की भूकंपी तरंग होती हैं। जब बॉडी वेव की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जो सूर्य की, जो यहां पर भूकंपी तरंग होती है वो पृथ्वी की शरीर में चलेगी, बॉडी में ऐसे। और जो सरफेस वाली तरंगे वो क्या होगा? वो सरफेस वाली तरंगे यहां पर चलेंगी सतह पर, इस तरीके से। तो 2 तरह की तरंग होगी। अब जो पृथ्वी के अंदर चली, जो बॉडी वेव मैं बोल रहा हूं, ये क्या होती हैं? पी वेव होती हैं और एस वेव होती हैं। ठीक है,
एस वेव्स होंगे। बट जो सरफेस वेव होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल वेव। एक रेलिक वेव भी होता है, वो भी सरफेस वेव ही कहलाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये हो गया पी वेव, एस वेव। इसमें एस वेव के बारे में एक चीज याद रखना अलग से, एस वेव कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड। एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है। एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रेवल इन लिक्विड, ठीक है। इसलिए ये पृथ्वी के बाहरी कोर को, क्योंकि जो पृथ्वी का बाहरी कोर है वो लिक्विड में है, जिसकी वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, तो पृथ्वी का जो बाहरी कोर है वहां पे अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के बाहरी कोर पे इसको पार करके जा ही नहीं पाती एस वेव, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल क्या आंसर होगा कि भूकंप के दौरान किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पीएसएल। एल को कहते हैं हम लव वेव, एल को कहते हैं लव वेव। तो लव वेव का मतलब प्यार वेव नहीं हो गया, लव वेव का मतलब लव वेव भी होता है, ठीक है। लव वेव किसके नाम पर है, वो एक व्यक्ति था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, AEH लव, इसका सरनेम था, जिसने इस वेव को बताया था, डिस्क्राइब किया था, उसका नाम था, सरनेम था लव, तो उसके नाम पे क्या हो गया, लव वेव। क्लियर। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पीएसएल, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और लव तरंगे। क्लियर। और ये एल वेव बहुत ही खतरनाक होता है, जो घर और गिरते हैं उसी की वजह से गिरता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जब बच्चों महाद्वीप की बात करते हैं तो हमें पता है महाद्वीप की संख्या कुल कितनी है, 7। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। जैसे अगर हम बात करें एशिया हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, तीसरे की बात करेंगे हम, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यहां पर तीसरा हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, चौथा की बात करेंगे साउथ अमेरिका हो जाएगा, पांचवा की बात करेंगे यहां पर अंटार्कटिका हो जाएगा, छठवें की बात करेंगे यहां पर यूरोप हो जाएगा, सातवें की बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया, फिर ओशियानिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो यहां पर अभी जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा बिल्कुल क्रम से है, एरिया वाइज, ये क्षेत्रफल के अनुसार है। अब चाहे आप क्षेत्रफल की बात करिए चाहे जनसंख्या की बात करिए, ये दोनों कभी चेंज नहीं होंगे। क्षेत्रफल की बात कर लीजिए चाहे जनसंख्या की बात करिए, ये दोनों चेंज नहीं होंगे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो एज पर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप यहां पर एशिया तो दिया नहीं, हमें मजबूरन क्या लगाना पड़ेगा, अफ्रीका लगाना पड़ेगा। अफ्रीका सबसे बड़ा है। बट अगर आपसे पूछा जाए, आप चाहे कुछ भी याद रखो, ठीक है, बट याद रखना एशिया और अफ्रीका साथ रहेंगे हमेशा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साथ रहेंगे। इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा अगर हम जनसंख्या के हिसाब से पूछते, तो जनसंख्या के हिसाब से क्या होगा, जैसे अगर यहां पर हम बात करें, मैंने बोला एशिया और अफ्रीका, ये चेंज नहीं होगा, एशिया हो गया, दूसरे पे हो गया अफ्रीका, ये पहला और दूसरा स्पॉट लेकर बैठे रहेंगे। बट अगर हम तीसरे की बात करेंगे, तीसरा चेंज होगा, वहां पे छठवें नंबर से ऊपर उठकर आएगा तीसरे नंबर पे, मतलब यहां पर हो जाएगा यूरोप। बस अगर हम चौथे नंबर की बात करें, वापस लेकर आ जाओ नॉर्थ अमेरिका को, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। यहां पर छठवां आ जाएगा, पांचवां आ जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला था मैंने, वहां पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका हमेशा साथ रहेंगे। देखो यहां पर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका साथ है, बस याद करने का एक तरीका, ताकि आप कभी मान लो 3-4 ऑप्शन दे दिए तो आप उसमें टिक कर पाओ। और यहां पर छठवें नंबर कौन आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है। अब जो रहते हैं वो दूसरे महाद्वीप के हैं, वो अंटार्कटिका के निवासी तो है नहीं, तो उनको वहां की जनसंख्या में जोड़ा नहीं जाएगा। वो यूरोप के हैं, वो एशिया के हैं, वो अमेरिका के हैं, अफ्रीका के हैं, ये सब हो जाएगा। तो सातवें सब जीरो जनसंख्या वाला कौन सा जाएगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है। तो यहां पर ये क्षेत्रफल के अनुसार हो गया, और वहां पर क्या हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, काम करेगा बाद में जाके। अब उसी के आधार पे अब उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आप इसका आंसर करेंगे।
नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर उनके अवरोही क्रम में सही क्रम चुनिए। कहने का मतलब ये जो महाद्वीप आप देख रहे हैं इनको घटते हुए आकार में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब घटते हुए आकार में लगाना है, अवरोही क्रम। ठीक है, किस सीक्वेंस हम देख रहे हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम। तो क्षेत्रफल के हिसाब से घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? अभी आप याद करिए, सबसे पहले मैंने बोला था दो पेयर याद रखिए कि एशिया के बाद अफ्रीका आएगा, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका आएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा कौन था? एशिया, लेकिन एशिया तो है नहीं। फिर दूसरे कौन थे? एशिया के बाद तुरंत अफ्रीका। अफ्रीका जाओ, तो अफ्रीका सबसे बड़ा हो गया। अफ्रीका यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा होगा, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा होगा। तो कहने का मतलब घटते क्रम में लगाना, सबसे पहले अफ्रीका को लगाओ फिर ऑस्ट्रेलिया को, मतलब 3 शुरुआत में होगा और 2 आखिरी में होगा। 3 शुरुआत, आखिरी में 2। तो देखो, अगर मान लो आपको दक्षिण अमेरिका और यूरोप नहीं भी पता था तो भी आपका काम हो गया, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर हो जाएगा आपका अफ्रीका हो जाएगा, फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका, फिर इसके बाद यूरोप हो जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 3 4 1 2 वैसे हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महाद्वीप है? अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो आप सभी लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने देखा, अभी ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही एक तरह से था। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एशिया तो सबसे बड़ा है। एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा जब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। बट यहां पर उसने अगर एरिया और पॉपुलेशन नहीं दिया है, फिर क्या करोगे? क्योंकि यहां पर तो अंटार्कटिका भी है, जनसंख्या के हिसाब से अंटार्कटिका सबसे छोटा हो जाएगा और क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। इनकेस अगर नहीं दिया है कि एरिया या पॉपुलेशन, तो बाय डिफॉल्ट आप एरिया मान के चलना आप। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, जैसे मैं बोलूं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप बोलोगे सर राजस्थान, जनरली यही आता है दिमाग में। ठीक है, जबकि हम यहां पर राजस्थान एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहां पर हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया तो आप क्षेत्रफल मानकर चलेंगे। ठीक है, और दे दिया है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर यह आपके लिए एक क्वेश्चन होगा और यह आपका होमवर्क होगा। ठीक है, तो यहां आपका होमवर्क होगा, आप इसे नेट पे सर्च करके या फिर कैसे भी करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन यह है कि कौन सा महाद्वीप विश्व में सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप है, यह आपका क्वेश्चन है। सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला कौन सा है? सबसे कम औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे कम औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा जाएगा? यह क्या होगा? सबसे कम औसत ऊंचाई। तो सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा जाएगा? यह आपका होमवर्क है। तो बच्चों ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश करना और बताना क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ऑफर आप लोग याद रखना। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करेंगे दिवाली 75 कोड का यूज करिए और कोई से भी कोर्स परचेज करिए एग्जामपुर का, 75% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और यह ऑफर 27 तारीख तक ही रहेगा, उसके बाद यह ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, जय हिंद।